हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण, जिसमें हम जानेंगे विशेषण के अर्थ, विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा देखें तो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण है। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि। यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वाक्य में संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है तथा कुत्ता विशेष्य है। जिस शब्द यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। यानी कि जो काला कुत्ता वाक्य है, इसमें काला जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, तो इसमें काला विशेषता है तो इसलिए इसे विशेषण कहा जाएगा, और कुत्ता जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो यह हो गया हमारा विशेष्य। आगे चलते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से संज्ञा की विशेषता प्रदर्शित होती है हम उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा एक शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह आदमी की विशेषता बताते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। विशेषण के प्रकार मुख्य रूप से चार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। एक अन्य प्रकार आता है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम इनके बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बोध हो या गुणों के बारे में पता चले, हम उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वच्छ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ होता है अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता होती है। यानी गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं बल्कि कोई भी विशेषता होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसकी विशेषता अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा विशेषण का प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध हो या संख्याओं की विशेषताओं के बारे में पता चले या संख्याओं के बारे में पता चले, हम उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण की देखें तो कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। यानी जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्यावाची विशेषता का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा की बात करी जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं जो किसी भी संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्याओं के बोध कराते हैं या निश्चित संख्याओं की विशेषता बतलाते हैं, हम उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 5, 7, 12 ये निश्चित संख्या है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा की बात करी जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा होती है तो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कई, अनेक, शब्द, बहुत, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे बात करी जाए तो तीसरा प्रकार आता है हमारा विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप तोल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण तो वह होते हैं जिनमें संख्याओं का बोध हो, और परिमाणवाचक विशेषण वह होते हैं जिनमें किसी भी वस्तु की माप तोल का बोध हो। तो इसके उदाहरणों की बात करी जाए तो इसके उदाहरण है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक सब विशेषण के उदाहरण है। यानी जब किसी भी वस्तु में मापतोल का बोध हो, जब किसी भी वस्तु की विशेषता मापतोल से प्रदर्शित हो तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करें, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक वो होता है जिसमें हमें किसी भी वस्तु की मापतोल की निश्चित मात्रा का पता हो, हम उन्हें निश्चित परिमाण बोधक के अंतर्गत रखते हैं, यानी वे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण वे होते हैं जिनमें हमें किसी भी वस्तु की मात्रा की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, हम उन्हें अनिश्चित परिमाण बोधक के अंतर्गत रखते हैं। अनिश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण हैं 2 शेर, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। इनमें निश्चित संख्या या निश्चित परिमाण यानी मात्रा, निश्चित मात्रा का बोध हो, इसलिए हमें निश्चित परिमाण बोधक कहते हैं। अनिश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण देखें तो थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। इन शब्दों में अनिश्चित परिमाण यानी मात्रा का बोध है, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ये 7 आते हैं। आगे बात करें तो चौथा हमारा विशेषण का चौथा प्रकार आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसकी परिभाषा है वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण की बात करी जाए तो सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करें, हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बात करी जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तब सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर विशेषण होते हैं। जैसे कोई रो रहा है, वाक्य में अनिश्चित सर्वनाम का उदाहरण है, जबकि कोई बालक रो रहा है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसमें आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण, वह कौन आ रहा है, यह मेरा घर है, वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है, जो बालक पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, कौन बालक जा रहा है, कोई बालक रो रहा है। इसमें वह, यह, वह, जो, कौन, कोई, ये सब संकेत वाचक विशेषण या संकेत शब्द है जो कि किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक शब्द, इन्हें संकेतवाचक शब्द या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर।
बहुत से लोगों को परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर नहीं पता, तो हम इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं। जिन वस्तुओं की मापतोल की जा सके उनके वाचक शब्द या वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ तोल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि जब मात्रा की बात करी जाए या परिमाण की बात की जाए या किसी कुछ तोल या मापतोल के लिए शब्द आए तो उसे परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण मानेंगे। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। यानी परिमाणवाचक विशेषण मापतोल के लिए आता है और संख्यावाचक विशेषण गिनती के लिए आता है। परिमाणवाचक विशेषण आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य या पदार्थवाचक संख्या आएगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संख्या आएगी। तो आगे देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो उसे तो हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मुंबई गया है, यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है जो कि किसी संज्ञा शब्द के लिए आया है, संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस वाक्य शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व या बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः सार्वनामिक विशेषण है, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो आगे चलते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेष देखते हैं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आती है मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करती है। यानी मूलावस्था का अर्थ होता है सामान्य अवस्था। जब वाक्य में सामान्य विशेषता प्रकट हो तो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। यानी सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। इन सभी वाक्यों में किसी भी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति से तुलना नहीं हो रही, यानी ये सामान्य वाक्य है, इसलिए मूलावस्था के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करी जाए उत्तरावस्था। दूसरी अवस्था विशेषण की देखते हैं उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाए तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पर रविंद्र और चेतन से दोनों में तुलना की जा रही है कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। दूसरे वाक्य में बात करी जाए सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, यानी यहाँ पर सविता और रमा दोनों में तुलना की जा रही है, दोनों के गुणों की बात की जा रही है कि सविता रमा की अपेक्षा यानी सविता रमा से ज़्यादा यानी अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था की बात करी जाए तो उत्तमावस्था तीसरी अवस्था है विशेषण की, जिसमें उत्तमावस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। यानी उत्तमावस्था में किसी भी एक वस्तु को सबसे अधिक या सबसे कम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे यानी पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, यानी इसे सबसे ऊपर रखा गया है। अधिकतम का अर्थ होता है सबसे अधिक, यानी पंजाब में सबसे अधिक अन्न होता है। यानी मूलावस्था में तो सामान्य विशेषता बताई जाती है, उत्तरावस्था में दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के गुणों के बीच तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में सभी वस्तुओं सभी व्यक्तियों से या तो कम की किसी एक की सबसे अधिक विशेषता या सबसे निम्न विशेषता बताई जाएगी, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। इसके विशेष की बात करी जाए तो विशेष है केवल गुणवाचक विशेषण एवं अनिश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती है, अन्य विशेषणों की कोई अवस्था नहीं होती। यानी केवल गुणवाचक
अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलना की अवस्थाएं होती है, किसी भी अन्य विशेषण की कोई अवस्था नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।